हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित विद्वानों के जो विभिन्न मत थे उसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक यानी कि 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य के इस कालखंड के नामकरण कर श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को जो नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को नाम भक्तिकाल दिया था और इसका समय बताया था उन्होंने 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। कुछ विद्वान इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल कहने के पक्ष में भी हैं। कुछ विद्वान जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। कुछ विद्वान इसको इन्हीं के पक्ष में कि भक्तिकाल को मध्यकाल पूर्व मध्यकाल नाम दिया जाए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं, पर भक्तिकाल नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल नाम को भी बराबरी से ही भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल दोनों नाम तो माने जाते हैं, लेकिन भक्तिकाल ज्यादा सही लगता है, इसलिए भक्तिकाल का नाम भक्तिकाल ही रखा गया। ये उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी। यानी कि भक्तिकाल नाम इस काल की विशेषता को बताता है, इस विशेषता की ओर संकेत करता है। भक्तिकाल में सबसे ज्यादा भक्ति होती थी, जैसे कि कबीर, रैदास आदि संत जो थे ये सब भक्ति ही करते थे, तो इसलिए इनके भक्ति की ओर संकेत करता है भक्तिकाल नाम। ये उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी, यानी कि सबसे ज्यादा थी, तो उसकी ओर संकेत करता है भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल कहने से ये पता नहीं चलता कि उस काल विशेष में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। अगर हम भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहेंगे तो हमें समझ नहीं आता कि उस समय क्या साहित्य लिखा जा रहा था, क्योंकि पूर्व मध्यकाल से समझ ही नहीं आ रहा है कि उस समय क्या क्या भक्ति, किस तरह की भक्ति हो रही थी या फिर क्या लिखा जा रहा था, किस प्रकार की रचनाएं हो रही थी। भक्तिकाल अगर हम देखें तो भक्तिकाल से हमें समझ आ जाता है कि भक्तिकाल में भक्ति से संबंधित भक्त थे, वो भक्ति से संबंधित रचनाएं करते थे, तो इसलिए भक्तिकाल ज्यादा उपयुक्त है। उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी, वही है उस युग की साहित्यिक विशेषता, ये सब हमें पता नहीं चल रही पूर्व मध्यकाल कहने से। अगर आदिकाल के समान इस काल में भी कोई प्रवृत्ति प्रमुख न होती तो पूर्व मध्यकाल नाम से काम चलाया जा सकता था। जैसे कि आदिकाल में अनेक विशेषताएं थी तो इसलिए उसका नाम आदिकाल रखा गया। अगर भक्तिकाल में भी अनेक विशेषताएं थी तो उसे हम पूर्व मध्यकाल का नाम दे सकते थे, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल है, भक्तिकाल में भक्ति सबसे ज्यादा थी और भक्ति से ही संबंधित रचनाएं होती थी, तो इसलिए भक्तिकाल इसको नाम दिया गया। पर इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति बिल्कुल स्पष्ट है, वही है भक्तिकाल नाम देना इसको सबसे ज्यादा उपयुक्त है, स्पष्ट है ये। अब देख लेते हैं रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का समय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो काल बताए थे, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो पूर्व मध्यकाल उन्होंने भक्तिकाल को कहा था और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा था। तो रीतिकाल का समय जो है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के समय को रीतिकाल माना गया है। यानी कि रीतिकाल का जो समय है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया है। इस काल के नामकरण पर भी विद्वानों के बीच मतभेद हैं। यानी कि रीतिकाल को लेकर भी बहुत सारे विद्वान जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सब के बीच मतभेद हैं। किसी ने इसे श्रृंगार काल कहा, किसी ने कला काल, किसी ने अलंकृत काल, किसी ने रीतिकाल, जैसे कि इसमें दे रखा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल ने रसाल कहा, रमाचंद्र शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा इसे, क्योंकि इसमें श्रृंगार से संबंधित रचनाएं होती थी। तो सब विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसकी अपने तरीके से नाम दिए हैं रीतिकाल को। अब डॉक्टर ग्रियर्सन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के रचनाओं को द ऑर्स पोएटिक
पोएटिका की संज्ञा दी है, यानी कि द ऑर्स पोएटिका की संज्ञा इन्होंने दी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ काव्य कला है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो काव्य कला होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी रीति परंपरा की समस्त रचनाओं में व्याप्त जिस विशिष्ट कलात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है, उससे लगता है कि उन्हें उस युग की श्रृंगारिक और काव्य कला से संपृक्त रचनाओं के आधार पर ही इसे काव्य कला युग कहना सही समझा होगा। पर इस नामकरण का स्पष्ट विश्लेषण उन्होंने नहीं किया, यानी कि उन्होंने इसको रीतिकाल और श्रृंगार से संबंधित काल तो कहा, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्ट विश्लेषण स्पष्टीकरण नहीं दिया, किसी को समझ नहीं आया। तो इसलिए ये जो नाम है इनका कलाकाल जो उन्होंने नाम दिया इसको ये माना नहीं गया। फिर आते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, पर अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस युग की प्रमुख मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। यानी कि अलंकृत काल हम इसको नाम तो दे दें, लेकिन उस काल की जो मुख्य प्रवृत्ति थी श्रृंगार और शास्त्रीयता, ये इसकी उपेक्षा हो जाती है, ये छूट जाती है। तो इसलिए इसको ये नामकरण भी नहीं माना गया। इसके अतिरिक्त कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त रचनाएं करने की नहीं थी, उन्होंने इसकी उपेक्षा रस पर अधिक बल दिया है। यानी कि इस काल के जो कवि थे केवल अलंकार से संबंधित रचनाएं नहीं करते थे, उनके काव्य में रस भी देखने को मिलता है और श्रृंगार भी देखने को मिलता है, शास्त्रीयता भी देखने को मिलती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मिश्र बंधुओं ने यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य निरूपण प्रवृत्ति के लिए किया है, पर मिश्र बंधुओं ने अलंकृत शब्द का प्रयोग काव्य के लिए किया है, ना कि रीति के लिए। और दूसरी बात ये है कि इस काल तक आते आते अलंकार एक काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ हो चुका था। अब बात करते हैं अब लास्ट है ये शायद हम पहले बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है, यानी कि रीतिकाल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया। रीतिकाल जो नाम है उसको सभी ने मान लिया और अब वही प्रचलित है, रीतिकाल ही कहा जाता है रीतिकाल को, क्योंकि इसमें रीति से संबंधित रचनाएं होती थी तो इसमें रीतिकाल नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल की रीति वामन की रीति से भिन्न है। वामन ने जहाँ ये विशिष्ट पद रचना शैली कहा, आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग तत्कालीन लिखित लक्षणों के लिए किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द का प्रयोग जो समय के तत्कालीन लिखित लक्षण थे ना, लिखित ग्रंथों में जो लक्षण थे उसके लिए रीति का उपयोग किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने वामन की रीति के कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए भी रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति को दृष्टिकोण माना, दृष्टिकोण से संज्ञा दी है। इसलिए उनके अनुसार जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना की हो वही रीति कवि नहीं है, बल्कि जिस कवि का दृष्टिकोण रीतिबद्ध हो उसे भी रीति काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, उन्हें भी हम रीति के अंदर रख सकते हैं। रीति का अर्थ सिर्फ रीति से संबंधित रचनाएं या फिर लक्षण ग्रंथों से संबंधित रचनाएं करना ही नहीं है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना में कहा। इस काल में अनेक लक्षण ग्रंथ लिखे गए। सभी कवियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी दर्जे पर रचना की है। यानी कि इस काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, ज्यादा से ज्यादा लक्षण ग्रंथ से संबंधित कवि हैं इस काल में। लगभग सभी कवियों की रचना रीतिबद्ध थी, घनानंद आदि कुछ रीति मुक्त कवियों को छोड़कर। यानी कि घनानंद जो थे वो रीति मुक्त घनानंद जो थे वो रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त कवियों को घनानंद रीति मुक्त कवि थे। अतः आचार्य शुक्ल को रीति काल नामकरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल का नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। रसाल जी के द्वारा दिए गए इस नाम से स्पष्ट है कि वे ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के द्वारा दिए गए नामों की सीमा
से आगे नहीं बढ़ सके। वस्तुतः कलाकाल से रीतिकाल के काव्य के बहिरंग पक्ष का ही स्वरूप स्थिर हो पाता है और उसे उस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की प्रायः अवमानना हो जाती है। यानी कि कलाकार से उस युग की जो श्रृंगारिक चेतना थी उसकी अवमानना हो जाती है, वो पूरा नहीं हो पाता। फिर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। उनके विचार से रीति शब्द काव्य के बहिरंग का बोधक है, यानी कि उन्होंने श्रृंगार काल कहना अधिक समझा। उनके अनुसार रीति काल जो है वो बहिरंग का बोधक है। रीति काव्य की आत्मा श्रृंगार है जिसका प्रवाह 7वीं शताब्दी की मध्य से 19वीं शताब्दी तक होता है। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि रीति काल का जो समय है वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक होता है और इसकी आत्मा जो है वो श्रृंगारिक है। रीति काल में अन्य प्रवृत्तियां भी सामने आई पर श्रृंगार के समक्ष टिक न सकी। उन्होंने कहा कि रीति काल में अन्य प्रवृत्तियां जैसे भक्ति, नीति, ये सारी प्रवृत्तियां भी थी, लेकिन श्रृंगार उस समय में सबसे ज्यादा था। श्रृंगार से ज्यादा कोई प्रवृत्ति नहीं थी, बोलबाला श्रृंगार का ही था। अब वस्तुतः हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में रीति ग्रंथों का ही बोलबाला रहा। यानी कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल था उसमें रीति ग्रंथ ही सबसे ज्यादा रीति ग्रंथों से संबंधित रचनाएं हो रही थी। इस काल की रचनाओं में यदि श्रृंगारिक छंदों का समावेश हुआ तो उसका मुख्य कारण इसकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के स्थान पर विलासी आश्रयदाताओं की प्रसन्नता करने के अतिरिक्त शास्त्र के इस रूढ़ विषय को सरस बनाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। यानी कि उस समय में विलासी आश्रयदाताओं की प्रशंसाएं भी होती थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी, श्रृंगार था, छंद थे, ये काव्य रूप उनका अलग प्रकार का था। यदि तो ये सब इस काल की विशेषताएं थी। यदि कवि श्रृंगार वर्णन को ही उद्देश्य समझते तो लक्षण के बंधनों में अपनी रचनाओं को उलझाकर कहीं कहीं दूषित या कवित्वहीन न कर बैठते। यानी कि अगर वो इन सब को ही समझते तो वो अपनी रचनाएं जो थी उनको दूषित कर बैठते। वैविध्य काल के लिए दो नाम उपयुक्त जांचते हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। यानी कि इस काल के लिए रीतिकाल और श्रृंगारिक काल ये दो नाम हैं जो उपयुक्त हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल और विषय की दृष्टि से श्रृंगार काल। यानी कि खास विशेषता की दृष्टि से जो है वो रीतिकाल है और विषय की दृष्टि से वो श्रृंगार काल है। यानी कि उस समय में विषय क्या था तो वो श्रृंगार काल है और जो उस समय की विशेषता थी तो वो रीतिकाल थी। इस दृष्टि से ये दो काल ही स्वीकार किए जाते हैं, दो काल माने जाते हैं। दो नाम आचार्य शुक्ल ने भी श्रृंगार काल नामकरण के संदर्भ में विशेष आपत्ति नहीं उठाई है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये श्रृंगार काल नाम दिया गया है इसको गलत नहीं कहा है, इसको उन्होंने कुछ कहा नहीं है, इस पर गलत भी नहीं कहा है, पर इस पर समग्रता की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार काल की अपेक्षा अधिक सटीक लगता है। यानी कि अगर हम देखें तो रीतिकाल ज्यादा सही लगता है, श्रृंगार काल को कहने से ज्यादा रीतिकाल ठीक लगता है और विद्वानों के बीच ये मान्य भी हुआ। यानी कि ज्यादातर विद्वानों ने रीतिकाल को मान्यता दी है, श्रृंगार काल से ज्यादा रीतिकाल को मान्यता दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आधुनिक काल के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।